जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आईएएस विद हरि मोहन एंड इंस्टीट्यूट फॉर एनालिटिकल स्टडीज। दोस्तों, मेन बात यह है कि जिस तरीके से एक कार्टून पूरी दुनिया में मशहूर हो गया और खासकर ये कार्टून जो है वो वेस्टर्न मीडिया ने शेयर किया है, जिसमें जो बाइडन जो है वो एक चीते के साथ बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। बंगाल टाइगर जो है वो इंडिया का जो नेशनल एनिमल है उसकी फॉर्म में, और जिस तरीके से दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर एक डिस्कशन का इशू बन चुका है कि क्या अमेरिका इतने ज़्यादा इंडिया के साथ दोस्ती चाहता है या इंडिया अमेरिका की दोस्ती बहुत ज़्यादा गहरी हो सकती है। मैं इसी के ऊपर डिस्कशन करने वाला हूं, लेकिन मेरे इस थंबनेल को ज़रूर समझ लेना कि दोस्त भी दुश्मन भी, ओपिनियन यही से है कि यू कांट ट्रस्ट अमेरिका, बट ऑल्सो द सेम सिचुएशन इज, इन द सेम सिचुएशन यू कांट अवॉइड अमेरिका। ना तो आप अमेरिका के ऊपर भरोसा कर सकते और ना ही अमेरिका को आप अवॉइड कर सकते, इग्नोर कर सकते। इंडिया एक ऐसी सिचुएशन में है, लेकिन एग्जैक्टली ऐसी ही सिचुएशन में अमेरिका भी है कि अमेरिका भी इंडिया को ना तो इग्नोर कर सकता और ना ही डाइजेस्ट कर सकता या कमांड कर सकता, हैंडल कर सकता। तो सिचुएशन क्या है, इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, लेकिन उससे पहले छोटी सी एक रिक्वेस्ट। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरी ये वीडियोस आप लोगों तक ज़्यादा जल्दी पहुंच सके। और दोस्तों, वही इंडियन एवेंजर्स हम लोगों ने एक चैनल स्टार्ट किया है। उस चैनल के अंदर इंडिया की जो ग्लोरियस हिस्ट्री है उसके ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं। जो हमारे इंडियन वॉरियर्स हैं, तो हमने छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ एक डिस्कशन शुरू किया। अभी तक हालांकि उसमें एक ही वीडियो डल चुका है, लेकिन समय के साथ मैं उसमें और बहुत सारे वीडियोस भी डालूंगा, तो उसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर उसे भी करें, थोड़ा उसे भी सपोर्ट करें। अब आ जाते हैं दोस्तों टॉपिक के ऊपर। टॉपिक अमेरिका का है। अमेरिका की सिचुएशंस इस तरीके से हैं कि मैंने आपको बताया कि आप अमेरिका पे ना तो भरोसा कर सकते और ना ही अमेरिका पे को आज के दिन अवॉइड कर सकते। यहां दो सिचुएशंस हैं, एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ इंडिया। अगर आप दोनों को देखेंगे तो अमेरिका भी ना तो इग्नोर किया जा सकता, ना भरोसा किया जा सकता। अमेरिका भी इंडिया के मामले में ना तो इसे पूरे तरीके से सपोर्ट कर पा रहा है, ना ही इग्नोर कर पा रहा है। दोनों जो हैं वो एक तरीके से दोस्त भी हैं, दुश्मन भी हैं, फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाली सिचुएशन यहां पर मौजूद है। अब आ जाते हैं दोस्तों टॉपिक के ऊपर। अगर हम हिस्ट्री को उठाकर देखें तो मामला क्या है दोस्तों। इस हिस्ट्री को अगर आप समझते हैं तो एक बात समझ लीजिएगा। अगर आप हिस्ट्री को समझना चाहते हैं तो एक चीज अच्छे से समझ लीजिएगा कि अमेरिका जो है उसने कभी भी किसी भी कंट्री को एक तरीके से फ्री वॉक नहीं दिया है। जिस दिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ और सिविल वॉर की सिचुएशंस क्रिएट होना शुरू हुई, या यू कोल्ड वॉर की सिचुएशंस क्रिएट होना शुरू हुई, उससे पहले यूएसएसआर जो है वो इस दुनिया में एग्जिस्ट करता था। अब अगर आप इस पूरे ट्रेल को देखें तो यूएसएसआर उस टाइम पर, ये यूएसएसआर का बॉर्डर और ये जो है ये यूएसएसआर का बॉर्डर, अंदाजा लगाकर देखिए कि यूएसएसआर का कितना बड़ा बॉर्डर था। ऐसे में पूरे तरीके के साथ पहले दिन से प्लान पॉसिबली बना लिया गया कि दुनिया में लगभग हर देश का बंटवारा किया गया, चाइना का बंटवारा नहीं किया गया। हो सकता था चाइना से तिब्बत को अलग करके, शिनजियांग वगैरह को अलग करके, या इस तरीके से दो देशों को, आउटर मंगोलिया वगैरह अलग करके एक अलग ही कंट्री बना दिया जाता, लेकिन रियलिटी यहां पर ये थी, ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। बल्कि चाइना जिनके ऊपर हल्का फुल्का दावा ठोकता था, वो सारे इलाके भी चाइना को प्रोवाइड कर दिए गए। क्यों? क्योंकि चाइना के अंदर उस टाइम पर चियांग काई शेक की कॉमिंतांग पार्टी, जो कि अमेरिका के सपोर्टर थी, वो मौजूद थी। और कॉमिंतांग जो है वो पूरे तरीके से क्रश कर रही थी कम्युनिस्ट मूवमेंट ऑफ चाइना को। और यही रीजन है कि अमेरिका पूरी ताकत के साथ चाइना के साथ खड़ा हुआ था।
लेकिन इसे मेंटेन किए रखने का एक दूसरा बड़ा रीजन भी था, और वो दूसरा बड़ा रीजन यूएसएसआर था, जो बहुत ज्यादा बड़ा, बहुत ज्यादा फैला हुआ और दुनिया का दूसरा सबसे ताकतवर देश था। अब इस यूएसएसआर को किसी तरीके से काउंटर करने के लिए या कमजोर बनाए रखने के लिए उसके पड़ोस में एक बड़ा देश बनाए रखना जरूरी था, और ये बड़ा देश था चाइना। एक बड़ा देश बनाए रखना जरूरी था, और ये बड़ा देश था चाइना। इसे समझिए। अब चाइना को काउंटर किए रखना है, तो चाइना भी एक बड़ा देश है, पॉपुलेशन वाइज भी और हर चीज में बड़ा देश है। तो चाइना को काउंटर किए रखने के लिए यहां तो कोई भी ऐसा बड़ा पोटेंशियल वाला देश मौजूद नहीं था जहां इंटीग्रेटेड फॉर्म में किसी को रखा जा सके। लेकिन अगर आप देखें तो चाइना के पीछे एक बड़ा और पावरफुल कंट्री इंडिया बनाए रखा गया, और इंडिया के पीछे पाकिस्तान को हटा दिया गया। हालांकि इंडिया को बड़ा बनाए रखने के पीछे का लॉजिक भी यही था कि एक चेस बोर्ड पैटर्न यहां पर आपको मौजूद दिखाई देगा। क्या? कि यूएसएसआर को काउंटर करेगा चाइना, चाइना को काउंटर करेगा इंडिया, इंडिया को बैलेंस किए रखने के लिए पाकिस्तान, और पाकिस्तान को बैलेंस करने के लिए उस टाइम पर ईरान का शाह और अफगानिस्तान, और ईरान के शाह के सामने खड़ा हुआ था सऊदी अरेबिया और तुर्की जैसे बंदे। शॉर्ट में कहने का मतलब एक के पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा, एक पूरी सीरीज खड़ी करके रख दी अमेरिका ने, और वो सीरीज इस तरीके से मेंटेन किए रखने की कोशिश करी कि जबरदस्त लेवल पर। खैर, कोल्ड वॉर पीरियड सबसे ज्यादा क्रिटिकल फेज था। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 का अगर दुनिया में सबसे ज्यादा बेनिफिट किसी को हुआ तो वो अमेरिका था। इसे समझिए, अमेरिका था। अमेरिका के अंदर कैपिटलिज्म अपने चरम पर है, यानी कैपिटलिज्म जो है, यहां हर चीज कैपिटलिस्ट आइडिया के साथ देखी जाती है। फ्री मार्केट सिस्टम है। इस फ्री मार्केट सिस्टम का मतलब यह हुआ कि यहां पर जो मार्केट है उसके ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल बहुत ही लिमिटेड फॉर्म में होगा। गवर्नमेंट बहुत ज्यादा अपना कंट्रोल मेंटेन करके नहीं बैठेगी। ठीक है, चलो जी। अब फ्री मार्केट की फॉर्म में कंपटीशन के ऊपर भरोसा कर रहे हो, और इस कंपटीशन के अंदर गवर्नमेंट नहीं है, और इस कंपटीशन के अंदर हैं कंपनीज। असलियत में अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सबसे ज्यादा पैसा अगर किसी ने कमाया तो वो अमेरिकन कंपनीज थी। इसमें कोई दो राय नहीं कि इन अमेरिकन कंपनीज ने खूब सारा पैसा कंट्री में भी फ्लो किया, और लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ द कॉमन मासेस जो है उसको बढ़ाया। जो कॉमन मासेस का लाइफ स्टैंडर्ड था वो बढ़ा, जिसकी वजह से क्या हुआ कि एक तरी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बढ़ेगा तो कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो भी बढ़ना शुरू हो जाएगी, और जैसे जैसे कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ेगी डिमांड ऑफ सैलरी जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी, और डिमांड ऑफ सैलरी जैसे जैसे बढ़ेगी, डिमांड ऑफ सैलरी जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बढ़ेगा। यानी कंपनी कोई भी सामान अगर बना रही है तो उसका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एक तरफ कॉम्पिटिटिवनेस कम होगी, लेकिन साथ साथ दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो उसको परचेज करने वाले जो लोग हैं वो भी कम होंगे। महंगी चीजें हर कोई नहीं खरीद पाता। खेल वॉल्यूम का होता है, पता नहीं कहां से या कौन सा इस कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को कहीं ना कहीं अब वॉल्यूम, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन समझ में आ गया। वॉल्यूम, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। वॉल्यूम, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन का मतलब सीधा सा ये है, आपने 1.5 लाख रुपए का एक एप्पल फोन बनाया, मतलब एक एप्पल फोन 1.5 लाख रुपए का बेचा, तो 1.5 लाख रुपए के एप्पल के फोन खरीदने वाले आपके पास 1000 कस्टमर हैं। लेकिन
15,000 रुपए का उन्हीं जैसे थोड़े बहुत फीचर वाला वीवो का जो फोन है उसको खरीदने के लिए आपके पास 1 लाख कस्टमर हैं। तो 1.5 लाख का फोन जिसने खरीदा वो कितना पैसा कमा पाएगा, और 15,000 का फोन बेच के 1 लाख लोग, या हो सकता है 10 लाख लोगों के पास वो फोन बेच के वो कितना पैसा कमाएंगे। शेयर खेल सारा वॉल्यूम का है, और वॉल्यूम हमेशा वहां मिलेगा, वॉल्यूम हमेशा वहां मिलेगा उस वॉल्यूम प्रोडक्शन और कंजम्पशन के लिए लार्ज वॉल्यूम ऑफ या लार्ज पॉपुलेशन का होना जरूरी है, यानी बड़ी पॉपुलेशन का होना जरूरी है। यहां पर इन कंपनियों को समझ में आया कि जो लार्ज पॉपुलेशन वाली कंट्रीज हैं, इन कंट्रीज में क्यों ना अपना सामान बेचा जाए। उस कंट्री में सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट कंट्री थी चाइना। चाइना के अंदर क्या किया गया, यहां कंपनियों को चाइना दिखाई दिया कि जी चाइना में क्या हुआ। असलियत में कंपनियों को जैसे ही चाइना दिखाई दिया, उसके इस चाइना के 2 बेनिफिट्स थे, बल्कि 3 बेनिफिट्स थे। 3 बेनिफिट्स चाइना के थे। पहला, अगर अमेरिका और चाइना दोस्ती कर लेते हैं तो चाइना यूएसएसआर, या यूं कहें यूएसएसआर चाइना का जो रिलेशन है उसे खत्म किया जा सकता है। और चाइना अगर यूएसए की कैंप में आ जाता है तो ये बिग ब्लो टू यूएसएसआर होगा। सबसे मेन और इंपॉर्टेंट फैक्टर यही, क्योंकि चाइना और यूएसएसआर की भिड़ंत 1967 में हो चुकी थी। एक बार को ऐसा भी लेवल आ गया था कि यूएसएसआर ने धमकी दे दी थी कि या तो मान जाओ वरना मिसाइलें तान दी थी बीजिंग के ऊपर, और चाइना की जितनी भी लीडरशिप थी वो 1 हफ्ते के लिए अंडरग्राउंड हो गई। कोई भी नेता 1 हफ्ते तक दिखा ही नहीं, क्योंकि न्यूक्लियर मिसाइल मारने की धमकी यूएसएसआर ने चाइना को दे दी थी। अब ऐसी सिचुएशन में यूएसए को सबसे बड़ा फायदा ये था। दूसरा, यूएसए की कंपनी अगर चाइना जाती है तो चीप लेबर की वजह से वहां पर चीप प्रोडक्शन किया जा सकता है, और चाइना की जो बिग मार्केट है वो मार्केट भी कहीं ना कहीं अमेरिका को या अमेरिकन कंपनीज को मिल जाएगी। ये सिंपल सोबर बेसिक रीजंस दिखाई दिए कि चाइना का सारा पैसा जो है, यूरोप और अमेरिका ने अपने देश के अंदर फैक्ट्रियां बंद करके चाइना के अंदर फैक्ट्रियां लगानी शुरू कर दी, और एक प्रोपेगेंडा फैलाया। पता नहीं किन जाहिल लोगों ने ये प्रोपेगेंडा फैलाया, सच में वो जाहिल ही रहे होंगे, कि वी आर बिग, वी आर डेवलप्ड इकोनॉमी, वी आर बिग, वी आर डेवलप्ड इकोनॉमी। हम बड़े हैं और हम जिसे कहते हैं विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं। वी शुड फोकस ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हमें रिसर्च और डेवलपमेंट के तरफ ध्यान देना चाहिए। प्रोडक्शन जो है वो गरीब और छोटे मोटे देश जो हैं वो करते रहेंगे, हमें इतनी प्रोडक्शन की तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो सवाल ये है कि क्या हर अमेरिकन जो है वो रिसर्च और एनालिसिस करता रहेगा या कर पाएगा? ऐसा जरूरी नहीं है। और अगर फैक्ट्रियां अमेरिका से बाहर चली जाएंगी तो भुखमरी, गरीबी या बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट पैदा होगा। अमेरिका ने कहा उसका भी हमारे पास इलाज है, और वो इलाज ये है कि जो भी अनएम्प्लॉयड होगा उस अनएम्प्लॉयड को हम एक एंडोवमेंट फंड, एक बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट फंड या बेरोजगारी भत्ता जो है वो देंगे, और उस भत्ते के अंदर कम से कम वो अपनी बेसिक नेसेसिटीज को पूरी कर लेगा। अगर मैं आपको अपनी और आपकी एक बहुत देसी भाषा में समझाऊं तो वो ये बेवकूफ़ी थी। कंपनियों ने जो दिमाग खराब किया, कंपनियों ने जो पॉलिसी चलाई, और वो ये बेवकूफ़ी थी कि हम अपने लोगों को
अनएम्प्लॉयड बना के, हम अपने लोगों को ऐसे ही छोड़ के, उनके मुंह का निवाला छीन के चाइना को देंगे, क्यों? ताकि चाइना जो है वो हमारे लिए बड़ी मार्केट बन सके। यही एक कारण है कि वहां से जो अमेरिकन इकोनॉमी बहुत ताकतवर तरीके से एक सरप्लस इकोनॉमी की फॉर्म में थी, आज के दिन इस अमेरिकन इकोनॉमी पर दुनिया का सबसे बड़ा कर्जा लगभग 34-35 ट्रिलियन डॉलर के आसपास का कर्जा है। आप अंदाजा लगाकर देखिए, 34-35 ट्रिलियन डॉलर का कर्जा। आर यू ओके? सच में इतना कर्जा? लेकिन सच में हाँ, इतना कर्जा, या यूं कहें इससे भी ज्यादा कर्जा अमेरिका के सर पर है। वो इसलिए क्योंकि अपने लोगों को इसने खाली बिठाया, और खाली बिठा के उनको कहा कि तुम्हारी बाकी जितनी भी बेसिक नेसेसिटीज है वो हम देंगे, आपको पूरा करेंगे। अब अमेरिका में जॉब्स आपने शॉर्ट कर दी, अपॉर्चुनिटीज आपने शॉर्ट कर दी। डेट्रॉयट जैसे बड़े बड़े शहर जो ऑटोमोबाइल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहलाते थे वो बंद हो गए, वहां ऑटोमोबाइल फैक्ट्रीज बननी बंद हो गई, और सारी फैक्ट्रीज आपने एक एक करके चाइना पहुंचा दी। अमेरिका पर इसका बुरा असर यह पड़ा, आपको पता है अमेरिका में दुनिया की सबसे ज्यादा ड्रग्स कंज्यूम की जाती है। अमेरिका की सबसे ज्यादा दुनिया की सबसे ज्यादा ड्रग्स अमेरिका में इसलिए कंज्यूम की जाती हैं क्योंकि अमेरिका में कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई हो गया, कंपनियों के पास नौकरी देने के लिए है नहीं, और जो है भी उसमें दूसरी कंट्रीज से आए हुए इमिग्रेंट्स जो हैं वो बहुत तेजी के साथ एंटर करते हैं और सस्ते में वो काम कर देते हैं। लड़के फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, उनको दूसरी कोई स्किल्स डेवलप करने वाला सिस्टम है नहीं। नतीजा ये हो रहा है कि पूरा सिस्टम जो है वो कलैप्स हो रहा है, और लड़के लड़कियां या यंग जनरेशन है वो फ्रस्ट्रेट होकर ड्रग्स को कंज्यूम करना शुरू कर चुकी है, और यहां से ड्रग्स का जो व्यापार है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ये चीज है, ड्रग्स का जो व्यापार है वो लगातार बढ़ता जा रहा है अमेरिका के अंदर, और अमेरिका के लिए ये एक सरदर्द है। और यहां तक कि बहुत सारे, शायद सुनने में जहां तक आता है, और मेरे को वो रिपोर्ट ढूंढनी पड़ेगी, कि एक आधा, कोई बड़ी बात नहीं है, उनके ऑफिसर्स से लेकर उनके मिनिस्टर्स तक वहां पर, या उनके सीनेट मेंबर्स तक वहां पर इन्वॉल्व्ड हों। अब आप मुझे एक बात बताइए, जब ये सारा मामला हो रहा है तो अमेरिका की कंपनियों ने लालच में आकर अपने लोगों का निवाला छीनकर चाइना के घर को हरा भरा कर दिया। अब यहां चाइना ने जितना एक्सपेक्टेड था उससे ज्यादा, कहीं ज्यादा बेनिफिट उठाया। क्या बेनिफिट उठाया? देखो, सीधी सी बात है, अगर आप टेक्नोलॉजी चाइना में लेके जाओगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो टेक्नोलॉजी थ्रेट जो है वो आपको दिखाई देगी। टेक्नोलॉजी थेफ्ट, यानी चाइना के देश में, चाइना के अंदर जो भी आप टेक्नोलॉजी लेके गए, तुमने जिस टेक्नोलॉजी को थाउजेंड्स, मतलब टेंस ऑफ डिकेड्स या मैनी ऑफ द डिकेड्स, कई दशक लगाए उसको डेवलप करने में, चाइना ने उस टेक्नोलॉजी को कुछ नहीं किया। उसके लोगों ने उस टेक्नोलॉजी को देखा, कैसे वो प्रोडक्शन हो रहा है वो देखा, और अपना प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया। ओप्पो, वीवो, जायमी, पता नहीं कौन कौन सी जितनी भी कंपनियां आप देखते हैं, वो सारी की सारी जो कंपनियां हैं वो इसी फॉर्म में, इसी वजह से हैं, क्योंकि उन्होंने एप्पल से लेकर, सैमसंग से लेकर, नोकिया से लेकर, मोटोरोला से लेकर, जो भी पुरानी वाली कंपनियां आती थी, उन सबकी प्रोडक्शन सेल्स जो हैं या प्रोडक्शन फैक्ट्रीज जो हैं वो चाइना में हुई। चाइना के लोगों ने उस टेक्नोलॉजी को सीखा, समझा, और चाइना की गवर्नमेंट ने प्राइवेट फंडिंग या बहुत सारी फंडिंग करके अपनी फैक्ट्रियां खड़ी कर ली। और आज के दिन नोकिया जैसी कंपनी तो सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल कर रही है, और चाइना, सैमसंग से लेकर जो क्या नाम है, एप्पल तक की कंपनियां चाइना का अल्टरनेट नहीं ढूंढ पा रही, और आज भी इनकी सबसे बड़ी प्रोडक्शन हाउसेस जो है वो, या प्रोडक्शन फैक्ट्रीज जो है वो चाइना के अंदर मौजूद है। अब ऐसी सिचुएशन में आप मुझे बताइए, टेक्नोलॉजी थेफ्ट हुआ, दूसरा आपका एम्प्लॉयमेंट जो था वो ट्रांसफर हो गया। जो एम्प्लॉयमेंट अमेरिकन को मिलना चाहिए था वो एम्प्लॉयमेंट अब चाइना को मिल रहा है।
और चाइना अपनी मार्केट का लालच दिखा दिखा कर कहीं ना कहीं जो है वो मनी जनरेट कर रहा है या वेल्थ जनरेट कर रहा है, और वो इस हद तक वेल्थ जनरेट कर रहा है कि अल्टीमेट लेवल पर दुनिया के सबसे रईस देशों में आकर खड़ा हो गया। यानी कि चाइना ने अमेरिका को अट्रैक्ट किया और अमेरिका वालों ने भी लालच के अंदर जाके चाइना के अंदर खड़े होते हुए देर नहीं लगाई। अब यहां इंडिया कहां खड़ा है? यानी चाइना को उन्होंने एक बड़े ही प्यार वाली सिचुएशन में देखा। तो इतना समझ लीजिए, जो यूएसएसआर एक राइजिंग पावर था, जो यूएसएसआर एक राइजिंग पावर था, यूएसएसआर को रोकने के लिए फेवर किया गया चाइना को। लेकिन चाइना ने प्रिपरेशन के बाद, चाइना ने अपने राइज के बाद जो अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज को तेवर दिखाए, और आज के दिन चाइना जो है वो अमेरिका और यूरोप के लिए एक बड़ा थ्रेट बन चुका है। इसमें कोई दो राय नहीं है। अमेरिकन और यूरोपियन हेजमनी जो थी उसके लिए, यानी बदमाशी जो थी उसके लिए सबसे बड़ा जो रोल है या सबसे बड़ा जो थ्रेट है वो चाइना बन के खड़ा हो चुका है। अब अमेरिका और यूरोप की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां पर यह आ रही थी शुरू से, जब तक चाइना अमेरिका का फ्रेंड था और कोल्ड वॉर एरा के अंदर अगर आप देखोगे तो चाइना अमेरिका का बहुत अच्छा दोस्त था, और चाइना ने अमेरिका को, यूएसएसआर को खत्म करने में आइडियोलॉजिकल लेवल पर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। चाइना ने यूएसएसआर को भले ही हथियारों से ना मारा हो, लेकिन चाइना ने यूएसएसआर को मारने के लिए हथियारों से भी ज्यादा बड़े काम किए, और वो बड़े काम थे आइडियोलॉजिकली यूएसएसआर को कमजोर करना। उसका नतीजा यह था कि सोचकर देखिए, अमेरिका इस चीज से बहुत फायदे में था कि एक तरफ पाकिस्तान के अंदर अमेरिका का डोमिनेंस है, दूसरी तरफ चाइना के अंदर अमेरिका का डोमिनेंस है। यहां म्यांमार में भी इनडायरेक्टली सही चाइना ने अपना इन्फ्लुएंस इकट्ठा कर रखा है। ऐसी सिचुएशन में अगर हम इंडिया को देखें तो इंडिया वॉज लेफ्ट विद नो चॉइस। इंडिया के पास अब कोई चॉइस नहीं थी, क्योंकि 1971 वाली जो सिचुएशंस हैं, उन 1971 वाली सिचुएशंस में जब ईस्ट पाकिस्तान का मामला आया तो इंडिया के ऊपर कहीं ज्यादा प्रेशर था। ऐसे में मजबूरी में सही इंडिया को यूएसएसआर के पास जाना पड़ा और यूएसएसआर से दोस्ती करनी पड़ी, और यूएसएसआर भी देख रहा था कि चाइना अमेरिका की तरफ खिसक रहा है, तो साउथ एशिया के अंदर मेरे पास भी एक फ्रेंड होना चाहिए। 1971 वॉर में इंदिरा गांधी ने जो भी किया वो अमेरिका को एक बात समझा गया कि यू कांट इग्नोर इंडिया। अगर आप साउथ एशिया में अपनी पकड़ बनाए रखना चाहते हैं तो कम से कम आप इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकते। 71 वॉर में इंडिया ने अपनी पावर को रिक्लेम किया था। 1971 वॉर में इंडिया ने अमेरिका के अपनी पावर को रिक्लेम किया था, जो इमेज 1962 में खराब हो चुकी थी, जो 65 वॉर में एक स्टेलमेट की फॉर्म में देखा गया। 71 वॉर में एक देश के दो टुकड़े अमेरिका के सामने अमेरिका की बात ना मानते हुए करना भारत के लिए बड़ी मजबूरी बन गया। ये एक कारण था कि जो कदम इंडिया ने मजबूरी में उठाया वही एक कारण बना आगे चलकर के अमेरिका इंडिया को एक बहुत बड़ी थ्रेट या बहुत बड़े दुश्मन के रूप में देखने लगा। लेकिन 1978 तक आते आते कोल्ड वॉर का एक नया चैप्टर शुरू हुआ, और वो था अफगान वॉर। यानी वियतनाम के अंदर अमेरिका हार के बाहर निकला, और पॉसिबली कोल्ड वॉर का नेक्स्ट फेज अमेरिका को अफगानिस्तान को बैटल ग्राउंड की फॉर्म में डेवलप करने का था। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान जो है वो, चाइना जो है वो, ये अमेरिका के एक तरीके से फ्रेंडली कंट्रीज हैं। भले ही चाइना यूएसएसआर के अगेंस्ट ना लड़े, लेकिन चाइना यूएसएसआर के साथ नहीं जाएगा, ये पक्का है। लेकिन अभी 1971 के आसपास इंडिया की अभी चाइना से ट्रीटी हुई है,
और ये याद रखिए वो इंडिया की यूएसएसआर से ट्रीटी हुई थी और उससे कंफर्म था कि इंडिया और कहीं ना कहीं रशिया के फेवर में जा सकता है। यही कारण था कि इंडिया के मैटर्स के अंदर ही आपने अमेरिका ने घेरने की तैयारी शुरू करी। और मैं कई बार बता चुका हूं कि वही वो 1978-79 वाला दौर था जब पंजाब के अंदर खालिस्तान मूवमेंट शुरू हुआ और J&K के अंदर एक अलग ही लेवल की सेपरेटिस्ट आइडियाज को हवा मिलने लग गई। यही वो 1970s वाला दौर है जब आप देखेंगे कि इस वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया के अंदर कम्युनल वायलेंस एकदम से बढ़ना शुरू हो जाती है। और ये जो टेरिटरी है आपको दिखेगा यहाँ वाला, वो नक्सलिज्म के एकदम से ये नक्सलिज्म 1970s में उभर कर आता है। यही रीजन है कि तमिलनाडु वाले मामले को कहीं ना कहीं श्रीलंका के LTTE से जोड़ दिया जाता है और कहीं ना कहीं तमिल सेंटिमेंट्स जो हैं वो इंडिया के लिए सरदर्द बन चुका था। और यही अगर आप देखोगे तो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन के अंदर इंसर्जेंसी, आप ये देखिए कि आज भी मणिपुर में हिंसा भड़काकर इंसर्जेंसी को भड़काने की कोशिश की जा रही है। आज भी मणिपुर में हिंसा भड़काकर इंसर्जेंसी को भड़काने की कोशिश की जा रही है। ये एक रियल प्रोसेस था। ये फेज समझ में आया? तो अब ऐसी सिचुएशन में, अच्छा केरला के अंदर तो एक मामला अलग था, उसे बाद में देखेंगे, ठीक है। केरला के अंदर कम्युनिस्ट रूल था तो कम्युनिस्ट रूल को कहीं ना कहीं एंटी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाए रखने की कोशिश की गई ताकि ये दोनों वैसे ही पंगे लेते रहे। अब आप सोचकर देखिएगा कि इंडिया के अंदर आज जो प्रॉब्लम्स हैं उसकी एक बड़ा फेज 1978 के बाद एकदम से शुरू होता है और वो लगभग 2001 के आसपास तक चलता है। आप देखेंगे एकदम से 2001 में, लेकिन उसे बाद में देखेंगे। यहां इंडिया को अंदर ही अंदर घेर दिया, अफगानिस्तान में वॉर शुरू हो गया, पाकिस्तान चाइना म्यांमार की एक नेक्सस अमेरिका के साथ, और इंडिया को पूरे तरीके से घेर रखा है और लड़ाई चल रही है अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर। ये फेज इंडिया को दुश्मन की तरह देखने का था, यानी अमेरिका ने इंडिया को दुश्मन की तरह देखा। खैर 1991 के अंदर क्या हुआ? डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर हो गया। अब डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर के होने के बाद डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर हो गया और यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन का आउटकम ये था कि भाई ये यूएसएसआर के तो 15 टुकड़े हो गए, ये सारे अगर आप मिलाओगे तो आपको 15 टुकड़े यहां देखने को मिलेंगे। यूएसएसआर के 15 टुकड़े हो गए और दुनिया में बहुत सारे देशों में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट गिर जाती है। अब हुआ क्या? कोल्ड वॉर खत्म होता है और अमेरिका जो है अब कोल्ड वॉर के नेक्स्ट फेज में पहुंचकर, देखो कोल्ड वॉर में कंट्री गिरा था, आइडिया खत्म नहीं हुआ था और अभी भी बहुत सारे देश ऐसे थे जो अमेरिका की उस डोमिनेंस को मानने में तक के लिए तैयार नहीं थे और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट इंडिया था। अब इंडिया के पास भी ऑप्शंस बहुत ज्यादा लिमिटेड थे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अब क्योंकि इंडिया के पास भी ऑप्शंस लिमिटेड थे तो इंडिया ने 1992 के अंदर रिफॉर्म्स किए थे। अब आप इंडिया और अमेरिका की दुश्मनी देखिए, अमेरिका के अंदर बैठा हुआ है बिल क्लिंटन और बिल क्लिंटन वो बंदा है जिसके टाइम पर सबसे ज्यादा अमेरिकन इन्वेस्टमेंट चाइना पहुंचा था। दो राष्ट्रपतियों के नाम अच्छे से याद रख लीजिए जो अमेरिका के राष्ट्रपति रहे लेकिन काम उन्होंने चाइना के राइज के लिए किया। पहला बिल क्लिंटन, दूसरा बराक ओबामा। ये दोनों के दोनों जो हैं, इन्होंने घूम घूम कर, मार्केटिंग कर करके, शोर मचा मचा के, कंपनियों को पुश कर करके चाइना के एजेंट की तरह काम किया और फैक्ट्रियों को अमेरिका से निकालकर
चाइना शिफ्ट किया। न जाने इनका क्या इंटरेस्ट था, लेकिन इन्होंने शिफ्ट किया। नतीजा क्या हुआ? नतीजा यह हुआ कि जो चाइना 40, 50 या 70, 100 साल में ग्रो करता, वो चाइना महज 10 साल के अंदर अमेरिकन पैसे से ग्रो कर गया। 10 साल, सिर्फ 10 साल के अंदर अमेरिका जो है वो ग्रो कर गया, चाइना। अब आप सोच कर देखिए। लेकिन यही बिल क्लिंटन इंडिया के लिए किसी एनिमी से कम नहीं था, इतना समझ लीजिएगा। 1992 में जो हमने इकोनॉमिक ग्रोथ किए, उस 92 के इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर हमें कहीं ज्यादा सक्सेस मिलती, कहीं ज्यादा। एक तो हमारे खुद के देश के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस, वो पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा था, कोई भी स्टेबल गवर्नमेंट नहीं आ पा रही थी। लेकिन दूसरी तरफ हम इस चीज को भी इग्नोर नहीं कर सकते कि भाई दूसरी तरफ जो है चाइना के अंदर भी बिल क्लिंटन भी इंडिया में किसी भी तरीके के इन्वेस्टमेंट के फेवर में नहीं था। जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ होनी थी वो नहीं हो पाई। कुछ कंपनियां आई जिन्होंने इंडिया की कंपनियों को परचेज किया, उनको हथियाया, बाकी किसी कंपनी को कोई फायदा नहीं हुआ, नई फैक्ट्रियां नहीं लगी। जब हम 2008 में यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे थे तो 2008 के आसपास तक हम लोग पढ़ना शुरू कर चुके थे, 7-8 के आसपास, कि भाई असल में इंडिया को क्या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का बेनिफिट मिला। तो हम हमेशा लिखते थे कि जितना मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला, क्योंकि अमेरिकन कंपनीज उस टाइम पर भी भर भर के चाइना में पैसा लेकर जा रही थी, चाइना में इन्वेस्टमेंट कर रही थी। और मामला यहां तक था कि भर भर के जो चाइना में इन्वेस्टमेंट हो रहा था, उसका सीधा सीधा मामला दोस्तों ये था कि अमेरिका जो है वो चाइना के फेवर में था, और जितना वो चाइना के फेवर में था उतना ज्यादा इंडिया को दबाए रखना चाहता था। चाहे वो WTO का मामला हो गया, चाहे वो 92 के बाद के रिफॉर्म्स हो गए, चाहे वो हमारा स्पेस प्रोग्राम हो गया, चाहे वो हमारा वो क्या नाम है थाम्बी दुरई वाला जो मामला था। आपने जो रॉकेटरी मूवी देखी है, उसके जो माधवन वाली मूवी थी, आर माधवन वाली, उस मूवी के अंदर जिस तरीके से हमारे एक साइंटिस्ट को फंसाया गया, वो साइंटिस्ट सबसे ताकतवर या यूं कहें सबसे बुद्धिमान साइंटिस्ट, उसे उठा के फंसा दिया गया, उसके ऊपर आरोप लगा दिए गए, उसके जीवन के 20-22 साल खराब कर दिए गए, हमारा जो चंद्रयान प्रोजेक्ट आगे बढ़ना था उसे रोक दिया गया। सब तरीके से अमेरिका ने इंडिया के लिए हर्डल क्रिएट करी। उसके पीछे का पॉसिबल रीजन यही था कि कोल्ड वॉर के फेज से या कोल्ड वॉर माइंडसेट से अमेरिका अभी भी निकलने को तैयार नहीं था, या यूं कहें कि अमेरिका का बिल क्लिंटन कहो या बराक ओबामा कहो, दोनों ने कोल्ड वॉर पीरियड के जितने भी यूएसएसआर के फ्रेंड्स थे उन सबके ऊपर किसी ना किसी का तरीके का दबाव बनाए रखा, किसी ना किसी तरीके के हमले किए। इसका बेस्ट एग्जाम्पल गल्फ वॉर के फॉर्म में आपको दिखाई देगा। इसका बेस्ट एग्जाम्पल कहीं ना कहीं आपको इराक वॉर के अंदर दिखाई देगा। लीबिया, इजिप्ट, वही सूडान के ऊपर बिल क्लिंटन बॉम्बार्डमेंट करवाता है। इथियोपिया के ऊपर, सोमालिया के ऊपर बिल क्लिंटन का जो दबदबा था या जो बिल क्लिंटन ने किया उसका तो कोई जस्टिफिकेशन है ही नहीं। अच्छा, मजे की बात यह है, ये जो बेशरम अमेरिकी होते हैं ना, इन लोगों ने जितना ज्यादा बम्बार्डमेंट की, कुछ भी किया, उसको नाम बड़े अच्छे अच्छे देते हैं, फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी, इंसानियत की रक्षा करने के लिए, इंसानियत को बचाने के लिए हम ये सारे काम कर रहे हैं। इंसानियत, इंसानियत। और ये हरामखोर इंसानियत के ही सबसे ज्यादा दुश्मन है। सच बता रहा हूं, ये सबसे ज्यादा दुश्मन इंसानियत के ही हैं। इंसानियत के नाम पे जितने ज्यादा लोगों का कत्ल अमेरिकन्स और यूरोपियंस ने किया है ना, दुनिया में किसी रेस ने नहीं किया। ये इतने ब्रूटल किलर्स हैं, इन्होंने पूरी की पूरी रेड इंडियंस की रेस खत्म कर दी। ये इतने ब्रूटल किलर्स हैं कि अफगानिस्तान हंसता खेलता देश बर्बाद कर दिया। इराक, सीरिया, अरे इराक के अंदर जॉर्ज W बुश घुस गया, उसे समझ, मतलब भाई ये वेपन्स वो वेपन्स, भाई सच बता रहा हूं, बेशरम ऐसे हैं, माफी मूफी छोड़ो, क्योंकि इन्हें पता है भाई पैसा कमाना है, पैसा। वैल्यूलेस मनी कमाते हैं ये लोग। मनी कमाएंगे, वैल्यूज का ढोल पीट के, बस इनमें वो वैल्यूज ही नहीं होगी।
और साइकोलॉजिकल गेम बड़ी जबरदस्त खेलते हैं। यहां यही हुआ, साइकोलॉजिकल गेम्स खेल रहे हैं, वैल्यूज के नाम पर कुछ भी आप सोचिए। अब इंडिया पे वो बम्बार्डमेंट नहीं कर सकते क्योंकि इंडिया काफी स्ट्रांग कंट्री है, लेकिन इंडिया का और अमेरिका का 36 का आंकड़ा हमेशा से रहा, क्योंकि इंडिया को अमेरिका ने हमेशा एक थ्रेट की फॉर्म में देखा, पोटेंशियल थ्रेट की फॉर्म में देखा। और जिस तरीके से यूएसएसआर को डिसइंटीग्रेट होते हुए देखा, वो कम से कम इंडिया को घुटनों के बल आते हुए जरूर देखना चाहता था। अब हुआ क्या, 1992 के बाद 98 इंडिया का टर्निंग पॉइंट है और दुनिया का टर्निंग पॉइंट है। कैसे कि ताइवान, मकाओ और हांगकांग के मामले में, हांगकांग और मकाओ के मामले में चाइना ने जो तेवर दिखाए, अमेरिका को वो तेवर कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े सही चुभने लगे थे, थोड़े थोड़े। लेकिन इंडिया ने जब न्यूक्लियर टेस्ट किया और न्यूक्लियर टेस्ट के बाद अपने आप को एक न्यूक्लियर कंट्री डील किया। अच्छा, मजे की बात, इंडिया ने कहीं कोई ना तो ट्रस्ट ब्रीच किया। इंडिया साफ कहता था भाई न्यूक्लियर टेस्ट करूंगा, तुम्हारे एनपीटी और सीटीबीटी पे मैं साइन नहीं करता है। किसी को धोखा नहीं दिया, कहीं से टेक्नोलॉजी चोरी नहीं करी, किसी से कुछ नहीं करा। बहुत तरीके के साथ, बहुत तरीके के साथ यहां पर न्यूक्लियर टेस्ट किया गया। यहां अमेरिका को पहली बार लगा कि चाइना के साथ गलती जो हुई है कि चाइना ताकतवर हो रहा है, आज नहीं तो कल इंडिया जैसा स्ट्रांग न्यूक्लियर कंट्री चाइना के फेवर में, चाइना के अगेंस्ट खड़ा हो सकता है। क्यों ना इसे थोड़ा थोड़ा सपोर्ट किया जाए। यहां इंडिया की किस्मत अच्छी भी थी कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने यहां इंडिया के साथ न्यूक्लियर डील की, और इस न्यूक्लियर डील के लिए किसी तरीके का लॉ बनाने की जगह एक पूरा का पूरा सिस्टम ही बना दिया। एक कुर्सी ही नहीं बना दी कि भाई साहब आप आके बैठो, और इंडिया के लिए स्पेशल स्टेटस रख दिया। वहां से इंडिया के रिलेशंस थोड़े से सुधरने लगे अमेरिका के साथ। अच्छा, इंडिया ने यहां बड़ी अच्छी चाल चली, चाहे वो कांग्रेस गवर्नमेंट हुई चाहे बीजेपी गवर्नमेंट हुई, खासकर कांग्रेस गवर्नमेंट। कांग्रेस गवर्नमेंट का हमेशा से पोस्चर ये रहा कि हम अमेरिका की बी टीम बनने के लिए तैयार हैं, आप बस हमें मदद करो टेक्नोलॉजी वेक्नोलॉजी के मामले में। न्यूक्लियर डील जैसे ही होती है अमेरिका की इंडिया के साथ, वैसे ही पूरी दुनिया से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और दूसरी टेक्नोलॉजीज इंडिया आना शुरू हो जाती है, और यहीं से टर्निंग पॉइंट्स शुरू होते हैं। अब मामला यह था कि इंडिया जो है उसे अमेरिका एशिया में अपनी बी टीम की फॉर्म में देख रहा है, यानी जैसे नाटो है, ब्रिटेन है यूरोप के अंदर, वैसे इंडिया एशिया के अंदर खड़ा होगा चाइना के। लेकिन टर्निंग पॉइंट तब शुरू होता है जब यहां पर मोदी गवर्नमेंट आ जाती है। अब प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है कि भैया ये जो मोदी गवर्नमेंट आई इसने क्या काम किया। असलियत में मोदी गवर्नमेंट ने वही पॉलिसी अपनाई जो कांग्रेस पहले से अपनाती आ रही थी, बस उसमें थोड़ा सा चेंज यानी बदलाव कर दिया। और वो थोड़ा सा चेंज, वो थोड़ा सा बदलाव, वो थोड़ा सा चेंज, वो थोड़ा सा बदलाव ये था मोदी गवर्नमेंट का। पूरा जो बदलाव था वो ये था कि इन्होंने अमेरिका को एक बात समझा दी। अमेरिका जितनी तेजी के साथ इंडिया को दोस्ती बढ़ा रहा था, इंडिया उससे तेजी के साथ अपने इंटरनल मैटर्स को दनादन सॉल्व कर रहा था। 2014 से 19 तक का मोदी का पोस्टर साफ दिखाई देगा आपको कि मोदी कहीं ना कहीं बी टीम की तरह बिहेव कर रहे हैं, अंदर खाते काम कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका से ऐसा बिहेव है जैसे मोदी अमेरिका की बी टीम है। असली खेल 2019 से शुरू होता है कि एक झटके के अंदर इंडिया के 370 वाले मामले से लेकर अयोध्या वाले मामले से, ट्रिपल तलाक के मामले से, बहुत सारे ऐसे मामले बड़ी तेजी के साथ निपटाने शुरू किए। और अब लेमोआ, कैमकोसा वगैरह सारे साइन करने के बाद इंडिया ने अब तेवर दिखाने शुरू करे अमेरिका को, असली वाले।
कि हमें बी टीम समझने की कोशिश मत करना। हम तुम्हारी बी टीम नहीं है, हम तुम्हारी ए टीम है। यानी हम पार्टनरशिप में भरोसा करते हैं, अलाइज में भरोसा नहीं करते। जो डॉक्टर एस जयशंकर की पॉलिसी है ना, वो ये है, यहां असलियत में इंडिया की रियल सॉवरन पॉलिसी साफ नजर आ रही है। इंडिया और अमेरिका के बीच में जो आज के दिन का टसल है वो यही है, इसे समझिए। अमेरिका कहता है कि जैसे नाटो कंट्रीज मेरे पीछे खड़े रहते हैं, इंडिया भी नाटो की फॉर्म में अमेरिका के पीछे खड़ा रहे, और जहां अमेरिका लड़े, अमेरिका भी, इंडिया भी अपने हथियार वगैरह, गोला बारूद लेके पहुंच जाए। इंडिया का साफ कहना है कि देखो भैया, साफ बात है, हम तुम्हारे पिछलग्गू नहीं हैं, हम तुम्हारी बी टीम नहीं हैं, हम कुछ भी नहीं मानेंगे तुम्हारी बात। हमारी लड़ाई चाइना से है, तो हम केवल और केवल चाइना के मामले में बात करेंगे, बाकी बातें पार्टनरशिप, पीस और हमारी टर्म्स कंडीशंस पर होंगी। अमेरिका कहता है चाइना तुम्हारे से ताकतवर है, इंडिया कहता है हम अपने आप लड़ लेंगे, अपने आप झगड़ लेंगे, हम अपने आप देख लेंगे क्या मामला है, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अमेरिका कहता है हथियार खरीद ले, इंडिया कहता है देख भाई, हथियार सिर्फ वो खरीदूंगा, पहली बात, जो मेरे को जरूरत होगी, दूसरी बात, हथियार वो खरीदूंगा मैं जो बना नहीं पाऊंगा। मेरी पहली प्रायोरिटी अपने हथियार बनाने की है। और ये चीज साफ नजर आई जब राफेल डील हुई और 36 विमान आने थे, वो आने शुरू हो गए और शायद आ भी गए हों। 36 फाइटर जेट्स राफेल आ गए, ओके डन। उसके बाद 125 फाइटर जेट्स और आने थे, लेकिन 125 का ऑर्डर प्लेस करने की जगह इंडिया ने सीधे तौर पर यह कहा कि भाई एलसी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो तेजस है उसे बनाओ और तेजस के ऊपर होमवर्क करो। अब तेजस के इंजन मिलने कमजोर हो या खराब नहीं मिल पा रहे हैं, तो उन इंजन्स के लिए जनरल इलेक्ट्रिकल्स नाम की जो कंपनी है उसके साथ इन्होंने डिस्कशन करनी शुरू कर दी कि ठीक है यार, अब आप अपनी फैक्ट्री यहां लगाओ और वो इंजन इंडिया में ही बनाओ। पहली बार अमेरिका ने इंडिया को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया, क्योंकि इंडिया ने पॉसिबली वो जो $3 बिलियन वाली डील है ना, $3 बिलियन वाली डील, इसके नाम पे वो डील की होगी। ये ही इंडिया का पोस्चर है, और अमेरिका को इसी पोस्चर से पीड़ा हो रही है, दर्द हो रहा है कि इंडिया मान नहीं रहा जैसे दुनिया के बाकी देश मान रहे हैं वो, और इंडिया एग्जैक्टली वही बिहेव कर रहा है जैसे जो आज से 30-35 साल पहले चाइना ने बिहेव किया था, कि अमेरिका की बातें ना मानकर अमेरिका से इन्वेस्टमेंट भी लिया, अमेरिका से पैसा भी लिया, अमेरिका से टेक्नोलॉजी भी ली, और अमेरिका के सामने खड़ा हो गया। अमेरिका चाहता था कि इंडिया वैसा काम ना करे, या अमेरिका इंडिया को स्पेशल तरीके से ट्रीट करके इस मामले में रोके रखना चाहता था। लेकिन इंडिया अमेरिका के काबू में नहीं आया, और इंडिया ने खुलकर अमेरिका का अपोज किया। यही कारण है कि जो बाइडेन जब आते हैं, राष्ट्रपति बनते हैं, तो लगभग 2 साल से भी ज्यादा टाइम इंडिया में कोई एम्बेसडर ही नहीं भेजा, और जो भेजा वो इतना कंट्रोवर्शियल है कि कुछ कहने की हद नहीं। अब उसके ऊपर इंडिया वालों को शक है, वो एक अलग मैटर है कि उसे हैंडल कर लिया, लेकिन खुद सोचकर देखो ये सारी सिचुएशंस क्या कह रही हैं। ये सारी सिचुएशंस कह रही हैं कि अमेरिका चाइना को खड़ा कर चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज इंडिया को अपने साथ भी लाना चाहते हैं, लेकिन इंडिया को ताकतवर भी नहीं होने देना चाहते। वो चाहते हैं इंडिया एक ऐसी पावर की फॉर्म में खड़ा हो जो कि यूरोपियंस का कस्टमर हो। दोबारा ध्यान से सुनिए, इंडिया एक ऐसी पावर की फॉर्म में खड़ा हो जो यूरोपियंस का कस्टमर हो। इंडिया सारे हथियार, गोला बारूद, सब चीजें यूरोप से खरीदे। इंडिया कह रहा है भैया कस्टमर नहीं बनेंगे, कस्टमर बनना है तो चाइना का बनेंगे, रशिया का बनेंगे। तुम्हें मेरी जरूरत है, मुझे तुम्हारी जरूरत है, दोनों एक दूसरे की जरूरत पूरा करेंगे और आराम से एक दूसरे का फायदा पहुंचा के आगे बढ़ेंगे। इस लड़ाई के चलते मामला सारा उलझा हुआ है।
लेकिन अब जो बाइडन अगले साल इलेक्शन में जा रहे हैं 2024 में, और इंडिया भी इलेक्शन में जा रहा है, लेकिन इंडिया की पॉसिबिलिटी पूरी यहां पर बनी हुई है कि मोदी सरकार भाई अगर वो क्या कहते हैं यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड आ गया, देन आई कैन गारंटी ये ब्रह्मास्त्र होगा और अपोजिशन पार्टियां अपने जाल में खुद ही फंस जाएंगी। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अगर वो फेवर में बोली तो मुसलमान नाराज, नहीं बोली तो हिंदू नाराज, और ऐसी ऊहापोह के अंदर कलेश जो है वो थोड़ा मामले को उलझाना चाहेंगे। लेकिन बीजेपी अगर सही खेल गई तो सारे के सारा अपोजिशन जो है वो चारों खाने चित्त होता हुआ नजर आएगा। यानी 24 के अंदर मोदी सरकार के आने की संभावना ज्यादा है, और ताकतवर होकर ना आए तो कम से कम एक स्टेबल फॉर्म में तो जरूर आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। और उसके साथ 24 के बाद उसके साथ अगर हम मोदी सरकार के बाद की बात करें तो जो बाइडेन को भी इलेक्शन में जाना है, और ट्रंप जो है वो कहीं ना कहीं अपना ग्राउंड गेन कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो शॉर्ट में कहने का मतलब यह है कि बाइडेन को इस टाइम पर इंडियन वोट्स की जरूरत है, इसीलिए बुलाया गया। दूसरा, बाइडेन को इकोनॉमी को सुधारने के लिए किसी न किसी बड़ी डील की जरूरत है, इसलिए $3 बिलियन की डील का डिस्कशन चल रहा है, प्रीडेटर ड्रोन एंड ऑल। अब आप सोच कर यही चीज है जो इस टाइम पर मायने रख रही है, और बाइडेन को इस टाइम पर मोदी की जरूरत बनी पड़ी है, और जरूरत का फायदा इंडिया इसमें उठाने में कामयाब होता हुआ सा नजर आ रहा है। और वेस्टर्न मीडिया का जो प्रोपेगेंडा है ये दिखाने का कि इंडिया अमेरिका आर बेस्ट फ्रेंड्स, लेकिन वो साथ में ये लाइन भी लिख रहे हैं कि इंडिया को अमेरिकन पे भरोसा नहीं है। अगर मैं इंडियंस के मामले में पूछूं तो मेरे को भी भरोसा नहीं है अमेरिकन के ऊपर, क्योंकि अमेरिकन की जो हिस्ट्री है वो अच्छी नहीं है, अमेरिकन का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। अगर मेरे से कोई पूछा जाए कि अमेरिका और रशिया के बीच में चुनना है तो आई विल डेफिनेटली गो विद रशिया, क्योंकि वो हर उस टाइम पर इंडिया के साथ खड़ा रहा है जब जब इंडिया को जरूरत पड़ी है। छोटे मोटे डिबेट्स, मतलब छोटे मोटे ऊपर नीचे बातें तो होती रहती, लेकिन कभी भी रशिया ने इंडिया का साथ नहीं छोड़ा, और अमेरिका अपने दोस्तों तक का सगा नहीं है, वो सिर्फ अपने इंटरेस्ट्स का सगा है। और लगभग लगभग हर इंडियन समझदार बंदे को यह पता है कि यू कांट ट्रस्ट अमेरिका। और अमेरिकन मीडिया अगर इस चीज को बता रही है तो भाई उस मीडिया को भी एक मैसेज है कि भाई साहब आप अपना ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देख लो, व्हाई वी शुड ट्रस्ट यू। कोई एक रीजन बताओ। आप कहोगे चाइना हमला कर रहा है, वी विल टेक केयर ऑफ दैट, हम साले को उसके घर में घुस के मारेंगे और कोई बड़ी बात नहीं, तिब्बत आजाद हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। तुम अपना सोचो, हम तुम्हारी लड़ाई में हिस्सा नहीं लेंगे, हम तुम्हारे कहने के अनुसार किसी से भी नहीं लड़ेंगे, हमें केवल हमारी लड़ाई लड़नी है। तुम्हें अगर लगे कि तुम्हें हमारा साथ देना है तो आ जाना, वरना गो टू हेल, हम अपनी सिचुएशंस खुद देख लेंगे। ये इंडिया की गवर्नमेंट का मतलब कहना है। लेकिन बाइडन की पूंछ फंसी हुई है, अगले साल इलेक्शन है, कैसे भी करके वो इलेक्शन जीतना चाहेगा, और ऐसी सिचुएशन के अंदर ट्रंप को काउंटर करने, इंडियन वोट बैंक्स को ध्यान में रखने, और कोई बड़ी डील $3 बिलियन टाइप की ग्रैब करने के लिए इंडिया को इस टाइम पर ऑफर्स दिए जा रहे हैं। अब देखो उसमें होता क्या है या क्या लेवल है, लेकिन जो भी है इस टाइम पर सिचुएशन बड़ी मजेदार सी है। समय के हिसाब से हम डिस्कशन करते रहेंगे कि मामला क्या है। और देखो हर टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन, हर जरा सी बात पे क्वेश्चन बना देना, जबरदस्ती बना लो तो ठीक है, कई बार आप क्वेश्चंस में मिसगाइड हो जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि इस टॉपिक के ऊपर एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव वे में तो आंसर क्वेश्चन मिल सकता है, लेकिन वैसे नहीं मिलेगा। तो अभी के लिए इतना ही, बाकी आगे की सिचुएशन में देखेंगे। धन्यवाद।